Hello, my dear friends. Welcome to my YouTube channel that is Economics Lover. I hope कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और इंडिपेंडेंस डे इज़ अप्रोचिंग टू अस एंड आई बिलीव दैट this is the biggest day for us and we should celebrate it with numerous things. Okay, and what topic we are going to discuss today? So today we are going to discuss a very important topic from the competition examination point of view and as well as academics preparation also. तो अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और इसके और भी पार्ट्स आएंगे। ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है? ये वीडियो रिलेटेड है 5 ईयर प्लान से। और इंडिया में 5 ईयर प्लान्स जो आए थे वो 12 5 ईयर प्लान्स आए थे। मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आपको बता दूं। हमारे बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जिसमें से पाकिस्तान और मैं चाइना की बात करूंगी। पाकिस्तान, चाइना और इंडिया ने जो अपनी ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट करी थी वो लगभग साथ में ही स्टार्ट करी। तीनों ने 5 ईयर प्लान्स के मॉडल को अपनाया एंड इंडिया ने अपना सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1951 में स्टार्ट किया था। पाकिस्तान ने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया था 1956 में, चाइना ने 1953 में। तो इस वीडियो में हम इंडिया के 5 ईयर प्लान की बात करने वाले हैं और जैसा कि आप देख सकते हो स्लाइड में कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 5 ईयर प्लान जो है वो 1951 में स्टार्ट हुआ और 2017 में ख़त्म हुआ। So before starting the main point, I just wanted to convey some basic informations कि 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो उसके पहले इंडिया की क्या कंडीशन रही। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगी इस वीडियो में, लेकिन मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि 1947 के पहले आपको पता है कि हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी जिसने 200 साल लगभग हमारे इंडिया पे राज किया और हमारे इंडिया का जो वेल्थ था उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था। चाहे मैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, चाहे मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं, चाहे मैं आपसे सर्विस सेक्टर की बात करूं, उन्होंने पूरी तरीके से हमारे इंडिया की जो वेल्थ थी उसको ड्रेन आउट कर दिया था। आप सभी को पता होगा कि इंडिया पहले के ज़माने में एक प्रॉस्परस इकोनॉमी हुआ करता था। हम सेल्फ रेलिएंट इकोनॉमी थे, प्रॉस्परस इकोनॉमी थे और हम किसी भी देश के ऊपर डिपेंड नहीं थे। हम बहुत ही खुशहाल इकोनॉमी थे। लेकिन हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद से उन्होंने धीरे धीरे हमें डिवाइड एंड रूल का गेम खेल के हमें पूरी तरीके से चौपट कर दिया। एक्चुअली हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में कोलैप्स कर दिया, मतलब एक तरीके से बर्बाद कर दिया। यहाँ से जो एक्सपोर्ट होता था हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स उस पर बहुत हाई टैरिफ्स लगा दिए थे और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सपोर्टर्स थे उनको जो पहले इनकम मिल रही थी वो मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे ये जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी ये धीरे धीरे शट डाउन हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बुरी तरीके से इंडिया में फैल गया। इनफैक्ट अगर मैं फ़ॉरेन ट्रेड की बात करूँ तो हमारा फ़ॉरेन ट्रेड का जो कॉम्पोजिशन था वो पूरी तरीके से चेंज हो गया था। पहले हम फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर हुआ करते थे। ब्रिटिशर्स के आने के बाद हम प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर बन गए थे और हमारा जो एक्सपोर्ट था वो कुछ ही कंट्रीज़ तक सीमित था, जैसे श्रीलंका है। और 50% से ज़्यादा ट्रेड तो हम लोग ग्रेट ब्रिटेन में कर रहे थे यानी यूके में कर रहे थे। और एक्चुअली क्या था, वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। तो वहाँ पर प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि इंडिया में फार्मर्स को फोर्सफुली या फिर उनको इंड्यूस करके इंडिगो की खेती, कैश क्रॉप्स की खेती कराना शुरू करी ताकि उनको रॉ मटेरियल ईजिली मिल सके अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो धीरे धीरे ये सारी स्ट्रैटेजीज़ लगाकर ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इंडिया को चौपट कर दिया। इंडस्ट्रीज़ को कभी डेवलप, ये स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री जो थी यानी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ थी, उनको कभी डेवलप ही नहीं होने दिया। और बहुत हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने बहुत कुछ किया हमारे देश के लिए, तब जाकर 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी हमें मिल तो गई थी लेकिन फिर भी हम एक तरीके से आज़ाद नहीं थे क्योंकि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके थे और हमारे पास कुछ भी नहीं था। वी वर एट द ज़ीरो लेवल। अगर आपकी इकनॉमी पूरी तरीके से स्टैगनेंट हो गई है, आप ज़ीरो लेवल पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो लीडर्स थे उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी कि हम अपने देश को किस तरीके से फिर से अपने पैरों पे खड़ा करें। तो बहुत सारी चीज़ों पे मंथन हुआ, मीटिंग्स हुई और उसके बाद डिसाइड किया गया कि प्लानिंग कमीशन बनाया जाएगा। प्लानिंग कमीशन का काम क्या होगा? प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैचुरी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम सिर्फ क्या होगा, देश के लिए 5 ईयर प्लान्स देना। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है।
तो देखिए, कोई भी काम करने से पहले हम उसके लिए प्लान ज़रूर बनाते हैं। अगर हम देश की बात कर रहे हैं, देश को अपने पैरों पे खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही कोई क्विक डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग एक्चुअली करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, यानी हमें डिसीजंस लेने क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमारे नेशन में या किसी भी कंट्री के अंदर रिसोर्सेज़ क्या है, लिमिटेड है। तो हमारे सामने बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये जो रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज़ हैं, इन लिमिटेड रिसोर्सेज़ को लगाया कहाँ जाए, जिससे हमारी कंट्री को फ़ायदा हो। तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ टू मेक डिसीजंस विथ रिस्पेक्ट टू द यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज़। एवरी कंट्री इज़ हैविंग द स्कार्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज, एंड उन रिसोर्सेज का सबसे बेस्ट यूज़ कहाँ पे होगा, इसीलिए हमें इकोनॉमिक प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। अब हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो इकोनॉमिक प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, उस समय इंडिया की क्या कंडीशन थी। फर्स्ट पॉइंट, मैसिव पॉवर्टी। हमारे यहाँ मैसिव पॉवर्टी हो रखी थी, हमारे पास पैसे के नाम पर कुछ भी नहीं था, बहुत गरीबी थी, लोगों के पास खाने को अनाज नहीं था, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था। प्रोडक्टिविटी लो थी, परमानेंट इरिगेशन, मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था हमारे पास, हम पूरी तरीके से रेनफॉल पे डिपेंड थे। हमारे पास कोई मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसके थ्रू हम एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें। लो इंडस्ट्रियल बेस एंड डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमारे किस तरीके से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ को इन लोगों ने चौपट किया और हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल बेस को कभी डेवलप ही नहीं होने दिया। अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो हमारे इंडिया में सिर्फ कुछ पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, और आपने टिस्को का नाम सुना होगा, टाटा आयरन एंड स्टील, बस यही सारी थी। इसके अलावा कोई भी इंडस्ट्री के नाम पर कुछ भी नहीं थी और हम टोटली कैपिटल गुड्स के लिए दूसरे देशों पे डिपेंड थे। फॉरेन ट्रेड कॉम्पोजिशन वाज नॉट गुड। अभी मैंने आपको बताया कि कॉम्पोजिशन जो था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। पहले हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हुआ करते थे, बाद में हम नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए थे। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द पार्टीशन ऑफ कंट्री। उस समय आपको पता ही है कि पाकिस्तान पहले इंडिया में हुआ करता था, फिर बाद में पार्टीशन हो गया। बहुत सारी टेंशन चल रही थी, सोशल टेंशन चल रही थी, इकोनॉमिक टेंशन तो थी, सोशल टेंशन भी बहुत सारी चल रही थी। तो कुल मिलाकर कंट्री की हालत बहुत ख़राब हो रखी थी और कहीं ना कहीं एक अच्छे प्लान की ज़रूरत थी इस देश को फिर से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मिनट। यस, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और डिस्कस करते हैं। देखिए, फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग किसे कहा जाता है? तो सर एम विश्ववर्या को फादर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर मेंशन किया है। जो पहला 5 ईयर लॉन्च हुआ था वो 1951 में आया था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस। एंड जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। एंड चाइना, पाकिस्तान, इंडिया ने 5 ईयर प्लान का जो मॉडल था उसको अडॉप्ट किया था। और ये 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट हमने लिया कहाँ से था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ। तो हमने यूएसएसआर से लिया था, ठीक है, यूएसएसआर। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 15 मार्च 1950। प्लानिंग कमीशन मैंने आपको बताया गया वो सेटअप किया गया, जो कि रिप्लेस किया है नीति आयोग ने, ओके, 2015 में। तो प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? प्लानिंग कमीशन का काम इंडिया के लिए 5 ईयर प्लान्स बनाना था। और फिर मैं बोल रही हूँ, प्लानिंग कमीशन एक नॉन स्टैचुरी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि जब भी कोई स्टैचुरी बॉडी होती है तो उसके बाद बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स आ जाते हैं, तो वो सारे पावर्स नहीं थे। प्लानिंग कमीशन को सिर्फ 5 ईयर प्लान्स बनाने थे। एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी जो थी उसके हेड कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। प्लानिंग कमीशन 17 अगस्त 2014 को डिसॉल्व हो गई थी और ये इसको रिप्लेस किसने किया था? नीति आयोग ने रिप्लेस किया था। नीति आयोग ने रिप्लेस किया 2015 में, और नीति आयोग का फुल फॉर्म जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। एंड इसे थिंक टैंक बोलते हैं। इस पॉलिसी मेकिंग एंड थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे प्लानिंग कमीशन काम करती थी वैसे ही अब नीति आयोग काम करेगी। बस डिफरेंस क्या होगा कि जो ये 5 ईयर प्लान्स होते हैं ये 5 ईयर्स के लिए बनाए जाते हैं। जब नीति आयोग आया तो हम लोगों को बोला गया कि अभी हम थोड़े और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएंगे, यानी मोर देन 5 ईयर्स के प्लान्स बनाएंगे। तो नीति आयोग भी सिमिलर पैटर्न पे काम करता है, वो भी रिकमेंडेशंस देता है गवर्नमेंट को कि किस तरीके से क्या प्लान्स लाए जाएँ जिसकी वजह से हमारी इंडियन इकोनॉमी क्या होगी? डेवलप होगी। तो चलिए आगे बात करते हैं।
यस। तो बात करते हैं सबसे पहले इस पूरे वीडियो में हम 4th 5 ईयर प्लान तक की बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्लान्स की बात करेंगे। तो देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो ईयर था वो था 1951 से लेके 1956 तक। और इसके आर्किटेक्ट कौन थे? तो इसके आर्किटेक्ट थे के.एन. राज। किस मॉडल पे बेस्ड था ये बहुत सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने लिए हैं कि ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल पे बेस्ड था जिसका नाम है हैरेड-डोमर मॉडल। ओके। मेन फोकस किस पे था? देखिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि जब भी कोई प्लानिंग करी जाती है तो उसके कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। तो हमारे यहाँ जो 5 ईयर प्लान्स आए थे उनके भी कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स थे, यानी कॉमन गोल्स भी कहा जा सकता है। यानी कि जितने भी 12 5 ईयर प्लान आए थे उसके कुछ कॉमन गोल्स भी रहे होंगे। जैसे अगर मैं कॉमन गोल्स की बात करूँ या लॉन्ग टर्म GDP ग्रोथ, कोई भी प्लान हो, 4th हो, 5th हो, 6th हो, अल्टीमेटली वी वांट टू ग्रो आवर GDP। ओके। तो ये कॉमन गोल हो सकता है। इसके अलावा कौन सा गोल हो सकता है? इक्विटी। व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी मीन्स कि इनकम में वेरिएशंस होने चाहिए, बट बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होंगे तो रिच सेक्शन रिच होता जाएगा और पुअर सेक्शंस पुअर होते जाएंगे। तो इक्विटी मीन्स इंक्लूसिव ग्रोथ होना चाहिए, यानी कि ग्रोथ हो तो उसका फ़ायदा हर किसी को मिले सोसाइटी के। वैसे भी हम वेलफेयर सोसाइटी हैं, है ना। ह्यूज एलोकेशन वाज मेड फॉर द डैम्स एंड इरिगेशन। अब आपको मैंने बताया तो उस समय हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, तो बाद में बहुत सारे बजट लाया गया, बहुत पैसा लगाया गया किन चीज़ों पे? डैम्स को डेवलप करने के लिए, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन को डेवलप करने के लिए। उस समय टारगेट ग्रोथ रेट जो हमारा था वो 2.1 का था, लेकिन एक्चुअली हमने 3.6% अचीव किया। यानी हमने अपने जो भी हमारा टारगेट था उससे हमने ज़्यादा अचीव किया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो देखिए सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो 1956 से लेके 1961 तक का था टाइम पीरियड, और इसे नेहरू महलनोबिस मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि एक हमारे यहाँ के बहुत जाने माने स्टैटिस्टियन हैं इनका नाम है PC महलनोबिस। पूरा नाम है इनका प्रशांत चंद्र महलनोबिस। तो इन्होंने ही ये आर्किटेक्ट थे सेकेंड 5 ईयर प्लान के। और इसका एम क्या था? इसका देखिए पहले तो हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पे ध्यान दिया, फिर नेक्स्ट हमने किसकी बारी आई? फिर इंडस्ट्रीज़ की बारी आई कि इंडस्ट्रीज़ को किस तरीके से डेवलप करना है। तो मेन एम इसका सेकेंड 5 ईयर प्लान का क्या था, जिसे हम शॉर्ट टर्म गोल्स भी कहते हैं या प्लान टू प्लान गोल भी कहते हैं या स्पेसिफिक गोल्स भी कहते हैं। तो वो था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब ये क्या है थ्रू पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस? देखिए एक्चुअली क्या था, उस समय हमें डिसीजन लेना था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा उसमें मेन रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का होगा या प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस का होगा? तो हमने क्या सोचा कि देखिए वी वांट टू अचीव इक्विटी, वी वांट टू अचीव इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को सारे रिसोर्सेज दे देंगे तो वो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने प्राइवेट सेक्टर को मेन रोल ना असाइन करते हुए हमने मेजर रोल किसको असाइन किया? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यानी कि उस समय जूते चप्पल हर चीज़ कौन बना रहा था? गवर्नमेंट सेक्टर्स बना रही थी। आप यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डीप में तो डिस्कस नहीं करूँगी। तो सबसे पहला जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया था वो 1948 में आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे पहला IPR कौन सा था? दैट इज़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो वो 1948 का था। उसके बाद जो नेक्स्ट आया था वो था 1956। 1956 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन दिया गया है, शेड्यूल A, शेड्यूल B एंड शेड्यूल C में। शेड्यूल ए में वो इंडस्ट्रीज़ रखी गई, 17 इंडस्ट्रीज़ रखी गई, जिसमें प्राइमरी रोल किसका होगा? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का। यानी प्राइवेट सेक्टर उसमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज़, डिफेंस, ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को मेन रोल असाइन किया गया। इसके अलावा फिर शेड्यूल B में भी आपकी 12 इंडस्ट्रीज़ थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एज अ हेल्पिंग हैंड लिया गया। सारा काम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज ही करेगी। शेड्यूल B में भी जो इंडस्ट्रीज़ आ रही थी जैसे सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बस एज अ हेल्पिंग हैंड काम करेंगे। और लाइसेंसिंग लगा दी गई थी। शेड्यूल C में उन इंडस्ट्रीज़ को रखा गया जो शेड्यूल A और शेड्यूल B में नहीं आती थी, और शेड्यूल C में जो रखी गई इंडस्ट्रीज़ को कहा गया कि आप प्राइवेट सेक्टर भी काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, गवर्नमेंट ने कहा कि भैया सुनो, मैं तुमको बना रहा हूँ बेवकूफ़, और शेड्यूल C में जो इंडस्ट्रीज़ रखी गई वो प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, बट लाइसेंसिंग लगा दी गई। यानी कि बिना लाइसेंस लिए आप कुछ भी काम बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट इफ़ यू आर डूइंग बिजनेस ऑलरेडी एंड इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस देन ऑल्सो यू हैव टू टेक द लाइसेंस।
तो ये कुछ स्ट्रैटेजी थी गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्हें एक इकनॉमी को एक क्विक बूस्टअप देना था और उसके लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, जो बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के हो। और प्राइवेट सेक्टर बिना प्रॉफिट मोटिव के कभी काम नहीं करते, ये हम सबको पता है। तो IPA 1956 वॉज कॉल्ड द इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और द बाइबल ऑफ द स्टेट कैपिटलिज्म। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। IPR बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 1956 वाला। इसको मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं IPR 1956 में कैसे बाइफरकेशंस हुए मैं आपको बताऊंगी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कुछ प्रोडक्ट्स को स्मॉल सेक्टर इंटरप्राइजेस के लिए, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए रिजर्व कर दिया था, ताकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज से उनको कंपटीशन ना मिले और वो भी काम कर सकें, क्योंकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में लेबर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इसलिए गवर्नमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत सपोर्ट कर रही थी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड 5 ईयर प्लान में देखिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड 5 स्टील प्लांट्स भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला विल एस्टैब्लिश विद द हेल्प ऑफ रशिया, ब्रिटेन एंड वेस्ट जर्मनी रिस्पेक्टिवली। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे स्टील प्लांट हम देख सकते हैं अलग अलग लोकेशंस पे स्टैब्लिश्ड हैं। तो उस समय सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान 1956 से 1961 के बीच में भिलाई और दुर्गापुर, राउरकेला जैसे स्टील प्लांट को स्टैब्लिश किया गया विद द हेल्प ऑफ रशिया, ब्रिटेन एंड वेस्ट जर्मनी। However, this plan was criticized by the many experts, and as a result, India faced payment crisis in the year 1957. देखिए, जब हम किसी बाहर कंट्री की हेल्प लेंगे या लोन लेंगे तो जाहिर सी बात है हमें उनको पेमेंट भी वापस करना होता है। तो अगर हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए हम क्रिटिसाइज़ किए जाएंगे। और जो है पेमेंट आप किसी मतलब ऑब्वियसली आप लोन ले रहे हो तो आपको टाइम पर उसको लौटाना भी है। सेकेंड 5 ईयर में जो हमारा टारगेट था वो 4.5% का था, जबकि एक्चुअली में हमने अचीव किया 4.27, जो कि कम है। तो ये तो सेकेंड 5 ईयर प्लान की कहानी थी। यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे हम लोग फोकस थे एग्रीकल्चर सेक्टर पे, और सेकेंड में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस थे। चलिए अभी बात कर लेते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है उसका ईयर क्या है, 1961 से लेकर 1966। और इस प्लान का जो गोल था वो था सेल्फ रिलिएंट एंड द सेल्फ जनरेटिंग इकॉनमी वाज द मेन गोल। यानी कि हम दूसरे देशों पर डिपेंड ना रहें और खुद की चीज़ें हम खुद से ही प्रोड्यूस कर पाएँ, स्पेशली एटलीस्ट हम फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे देशों पे तो ना डिपेंड रहें। दिस प्लान फोकस ऑन द बैलेंस ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, यानी कि ग्रोथ तो हो और वो बैलेंस ग्रोथ हो जिसको हम सस्टेन कर पाएँ। उस समय देखिए बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी। इंडो चाइना वॉर हो गया था 1962 में, इंडो पाकिस्तान वॉर भी 1965 में। इंडिया मतलब बहुत तरीके से झेल रही थी। फर्स्ट टाइम एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मेथड यूज इन दिस प्लान। पहली बार इनपुट आउटपुट मेथड को यूज़ किया गया। इनपुट आउटपुट मेथड क्या है, ये एक्चुअली हम देखते हैं कि इनपुट आउटपुट का रेशियो क्या है, जितना भी हम इनपुट लगा रहे हैं उसे हम कितना आउटपुट दे पा रहे हैं। तो पहली बार इस मेथड को यूज़ किया गया था। State were entrusted with additional development responsibility. Example, state was made responsible for secondary and higher education, यानी कि एजुकेशन की तरफ भी ध्यान देना शुरू किया गया, और जिसके लिए स्टेट को यानी गवर्नमेंट को सब बहुत सारी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई कि आप लोग जो लोकलाइट्स गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है उनको भी इन्वॉल्व करिए सेकेंडरी और हायर एजुकेशन के लिए। पंचायत इलेक्शंस वर इंट्रोड्यूस टू ब्रिंग डेमोक्रेसी टू द ग्रास रूट लेवल। मैंने आपको बताया ना कि पहले लोकल गवर्नमेंट को उतनी ज़्यादा अथॉरिटीज़ नहीं मिलती थी। बाद में क्या हुआ कि पंचायती राज या पंचायत इलेक्शंस भी होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से जो लोकल लेवल पे लोग हैं उनको भी थोड़े से अथॉरिटीज़ दी जाएँ, राइट्स दिए जाएँ, ताकि वो भाई ग्राउंड लेवल पे तो वही काम कर रहे हैं ना। अगर आप उनको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे, अथॉरिटी नहीं दोगे, तो वो फिर कैसे काम कर पाएंगे। ठीक है। टारगेटेड ग्रोथ रेट कितना था, 5.6 का था, और हमने अचीव किया 2.4, बहुत लो था। और देखिए ये वॉर की कंडीशंस की वजह से, पेमेंट क्राइसिस की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से हमें प्लानिंग को रोकना पड़ा, और प्लान हॉलीडे आ गया 1966 से लेके 69 पे, यानी कि प्लान हॉल्ट पे आ गया थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद। और ये हुआ क्यों, थर्ड 5 ईयर प्लान बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ, जिसकी वजह से प्लान हॉलीडे लाना पड़ा, और ये 3 एनुअल प्लान्स आए 1966 से लेके 67, 67 से लेके 68 और 68 से लेके 69। इस पीरियड में देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लाइक प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू द एग्रीकल्चर, एलीड एक्टिविटीज़ एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी। अब ये डीवैल्यूएशन क्या होता है, ये इसके लिए आपको मेरी एक प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी, जिसमें आप डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी को जानेंगे कि ये होता क्या है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, डीवैल्यूएशन का मतलब होता है कि अपने देश की करेंसी की वैल्यू को जानबूझकर
इन रिलेशन टू अदर करेंसीज डाउन कर देना। तो अगर डाउन कर दोगे आप यहाँ की वैल्यूज़ तो बाहर के लोगों के लिए इंडिया का सामान खरीदना सस्ता हो जाएगा, क्योंकि उनके लिए इंडियन रुपी सस्ता हो गया है। तो गवर्नमेंट ने जानबूझ कर डिवैल्यूएशन किया। जानबूझ के जब गवर्नमेंट करती है तो उसे डिवैल्यूएशन कहते हैं, और जब मार्केट फोर्सेस की वजह से हो तो वो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी कहलाता है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा किया, क्यों, मोटिव क्या था, ताकि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट बढ़ सके, तो डिवैल्यूएशन किया गया कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, है ना। और मेन रीज़न क्या था प्लान हॉलीडे का, तो वो था वॉर, लैक ऑफ रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ओके, तो अभी आ जाते हैं 4th 5 ईयर प्लान पे। देखिए ये प्लान हॉलीडे भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, स्पेशली जो ईयर है, क्यों हुआ था प्लान हॉलीडे, क्यों बीच में ब्रेक हो गया 5 ईयर प्लान्स में, तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, कोई भी पॉइंट छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेलेक्टिव स्टडी तो करनी नहीं है। वी आर नॉट इन academics, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट, है ना। एग्जाम में कहाँ से क्या पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं वो 5 ईयर प्लान के ऑब्जेक्टिव से बनते हैं, या एक्चुअल टारगेटेड ग्रोथ रेट क्या था, और हमने टारगेटेड कितना था, एक्चुअल में ग्रोथ रेट कितना था पर्टिकुलर 5 ईयर प्लान में, ये क्वेश्चन आ जाता है। कौन से मॉडल पे बेस्ड था, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग से क्वेश्चंस, ईयर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए 4th 5 ईयर प्लान को हम डिस्कस करते हैं फटाफट। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या था 4th 5 ईयर का, रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर एंड ब्रिंग ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि वेल्थ का कंसंट्रेशन कुछ फ्यू हैंड्स में ना हो पाए, यानी कि कुछ रिच सेक्शंस के हाथ में ही केवल ना चला जाए, या कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना चला जाए, और इकोनॉमिक पावर को हमें कंसंट्रेशन होने से रोकना है। ब्रिंग ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी कि ग्रोथ तो हो और वो स्टेबल ग्रोथ हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रोथ हो रही है और एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट हो रही है, एट द कॉस्ट ऑफ पीपल हो रही है, वो सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। इट वॉज बेस्ड ऑन गडगिल फार्मूला, फोकसिंग ऑन ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेस टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, यानी कि हम सेल्फ रिलायंस पे फोकस थे, आत्मनिर्भर बने, है ना। दूसरा ग्रोथ विद स्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक पावर कुछ हैंड्स में ही कंसंट्रेट होकर ना रह जाए, उसका फ़ायदा सबको मिले। एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी वॉज मतलब 4th 5 ईयर प्लान जब आया तो उस समय हमारी प्रधानमंत्री कौन थी, वो थी इंदिरा गांधी। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई 4th 5 ईयर प्लान में, वो था 14 बैंक्स का नेशनलाइजेशन किया, यानी कि ये बैंक्स पहले प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे थे, प्राइवेट ओनर्स थे इसके, बाद में गवर्नमेंट ने इसको अपने अंदर मतलब अब खुद के नाम पे एक्वायर कर लिया, यानी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी मालिक होगी। ठीक है, तो नेशनलाइजेशन का मतलब करना कुछ नहीं होता, राष्ट्रीयकरण हिंदी में बोलते हैं। राष्ट्रीयकरण करने का मतलब होता है कि पहले उसे प्राइवेट इंडिविजुअल्स चला रहे थे, अभी वो गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी। 1969 में हुआ था। कुछ बैंकों का अगर मैं नाम लूँ तो उस समय सिंडिकेट बैंक है, यूको बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, देना बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब आरबीआई नहीं है, ठीक है, सेंट्रल बैंक बोलते हैं उसको। तो इन सब बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ ताकि बैंकिंग सुविधाएं हमारे यहाँ एक जो बेसिक नीड है उसको लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि जो गवर्नमेंट बैंक्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं, वो कभी भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। वो बाई प्रोडक्ट है कि उन्हें प्रॉफिट हो जाए, लेकिन बाकी उनका मेन काम होता है टू सर्व द सोसाइटी, और यू कैन से प्रोवाइड द सर्विसेज टू द बैंकिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी. In addition, the situation in East Pakistan and Bangladesh was becoming dire as the Indo-Pak War of 1971. आपको पता ही होगा ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान में जंग छिड़ी हुई थी, है ना। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान को नहीं देखना चाहता था, और वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को नहीं देखना चाहता था। वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान को परेशान करके रखे हुए थे। अल्टीमेटली ईस्ट पाकिस्तान लिबरल हो गया और बाद में वो बांग्लादेश बन गया था, और हमने काफ़ी हेल्प करी थी उस समय। ओके, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर टुक फंड्स ईयर मार्क फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी 4th 5 ईयर प्लान के समय ये सब भी चीज़ें साथ में चल रही थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ द बफर स्टॉक वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड द बफर स्टॉक ऑफ 5 मिलियन टन्स ऑफ फूड ग्रेन्स फॉर इन्वेस्टेड। बफर स्टॉक आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चैनल चलाती है, जिसके थ्रू वो गरीबों को अनाज बांटती है, और उसके लिए उसे बफर स्टॉक यानी कि स्टोरेज करना पड़ता है फूड ग्रेन्स का, जो वो फार्मर से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीदती है। और पहली बार ये कॉन्सेप्ट लाया गया बफर स्टॉक का, ताकि हमारे यहाँ अनाज की कमी ना हो। 1965 में अनाज के चलते हमें अमेरिका से भीख मांगनी पड़ी थी एक तरीके से फूड ग्रेन्स के लिए, और अमेरिका ने हमारे सामने बहुत सारी शर्तें रखी थी कि आप हमारी ये शर्तें पूरी करोगे तभी हम आपको अनाज देंगे, और वो भी बहुत ही इन्फीरियर क्वालिटी का अनाज था। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च, यानी कि सूखा पड़ जाता था पहले, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। 1948 में बंगाल फेमाइन हुआ था, आपको अगर याद हो, तो ऐसी कोई कंडीशन ना बने, ड्रॉट जैसी कंडीशन ना बने, इसके लिए ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम बनाया गया। और
फोर्थ 5 ईयर में जो टारगेटेड ग्रोथ रेट था वो 5.6 का था, और एक्चुअली में हमने कितना अचीव किया, हमने अचीव किया था 5.6 हमारा टारगेटेड ग्रोथ रेट था, और अचीव किया हमने 3.3, जो कि मतलब टारगेटेड से काफ़ी कम था। तो ये हमने 4 5 ईयर प्लान डिस्कस किए अलॉन्ग विद द प्लान हॉलीडे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है, आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को लाइक करना, इस वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। आपके रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप फीडबैक दोगे तो मैं अपनी वीडियो में और इम्प्रूवमेंट कर पाऊँगी। एंड मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। थैंक यू।